Good morning to all of you. Myself, Dr. Sandeep Dubey from Durga Mahavidyalay, कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से लिया गया है बिजनेस कम्युनिकेशन से। इसके अंतर्गत हम कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में विभिन्न प्रकार की जो संचार प्रणाली होती है उसका अध्ययन करेंगे। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में निगमीय संचार प्रणाली के नाम से जानते हैं। निगमीय संचार प्रणाली से अर्थात किसी व्यावसायिक संस्था में या किसी धार्मिक संस्था, किसी व्यावसायिक संस्था या किसी कंपनी, किसी शैक्षणिक संस्था में जो बहुत बड़े रूप में कार्यरत होता है उसके अंतर्गत डायरेक्टर्स के द्वारा या बड़े अधिकारियों के द्वारा संचार किए जाते हैं। उसके अलावा विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा भी आपस में संचार किए जाते हैं। इसके पश्चात जो बाह्य संचार होता है, विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा जो बाह्य स्वरूप में उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाती है, विभिन्न बीमा कंपनियों को जानकारी दी जाती है। उसके अलावा अनेक प्रकार की जो कंपनियां होती हैं, जैसे उपभोक्ताओं से संबंधित, बैंकिंग कंपनियों से संबंधित, विज्ञापन एजेंसियों से संबंधित, इन सभी प्रकार की सूचनाओं को आंतरिक एवं बाह्य तरीके से दो प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती है। इन सभी सूचनाओं को हम निगमीय संचार प्रणाली की श्रेणी में ला सकते हैं और किसी व्यवसाय की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनका सही होना और व्यवस्थित होना काफ़ी आवश्यक है। निगमीय संचार प्रणाली से आशय उन उपक्रमों द्वारा अपनाए जाने वाले संचार माध्यमों से है जिसमें हम विभिन्न जानकारी को, विभिन्न संदेशों को, सुझावों को तथा आदेशों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसे ही हम निगमीय संचार प्रणाली कहते हैं। इसके द्वारा विभिन्न कर्मचारियों, कार्य करने वाले कर्मचारियों के मध्य जो आपसी तालमेल है, आपसी सामंजस्य है, उनकी कार्य क्षमता का आकलन करते हुए उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य सौंपते हुए इस प्रकार की संचार का प्रयोग करते हैं। और इसमें विशेष रूप से देखा जाता है कि इन सभी के मध्य में एक अच्छे संबंधों की स्थापना होती है। इसके अंतर्गत एक ओर जहां संगठन के आंतरिक परिवेश में सूचनाएं दी जाती है, वहीं संगठन के बाह्य स्वरूप में, जैसा कि हमने आपको बताया कि संगठन में बाह्य रूप से संबंध रखने वाले विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाएं जो संगठन को आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की विज्ञापन एजेंसियां जिसके माध्यम से संगठन का प्रचार प्रसार होता है और उनके विपणन के तरीके जिसे मार्केटिंग के रूप में हम कहते हैं, और अनेक प्रकार के उपभोक्ता, अनेक विचारधारा के उपभोक्ता के मध्य हम जो सूचना देते हैं, ये सभी चीज़ें जो है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या निगमीय संचार प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम अनेक प्रकार के समूह, उसके अलावा हम संप्रेषण में दो प्रकार के संप्रेषण माध्यम हैं। एक तो है औपचारिक संप्रेषण माध्यम और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण माध्यम। अब औपचारिक संप्रेषण माध्यम के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ये एक ऐसा संप्रेषण माध्यम है जो पूरे नियमों का पालन करते हुए विधिवत तरीके से किसी कार्य या किसी सूचना को दिया जाए, तब हम उसे औपचारिक संचार प्रणाली कहते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि सामाजिक तौर पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। आपने कभी शादी ब्याह भी देखा होगा। कई जगह तो ऐसा होता है कि बस एक दूसरे को माला पहना दिए, जयमाला कर दिए, उनका विवाह संपन्न हो गया। परंतु कहीं ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लंबे समय तक पूरे नियमों के साथ सिस्टमेटिक तरीके से बहुत सारे लोग आए हैं, शामिल हुए हैं और उस प्रकार के इस प्रक्रिया को संपन्न कराई जा रही है। तो दोनों में फ़र्क होता है कि कोई कार्य बहुत जल्दी कर दिया जाए, कोई कार्य पूरे नियमों के अनुसार सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए। तो हम किसी संस्था के औपचारिक पहलू को हम देख रहे हैं कि जो चीज़ पूरे नियमों के साथ विधिवत तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से उसके सत्य और सही होने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। इसे ही हम औपचारिक संचार प्रणाली कह सकते हैं। औपचारिक संचार प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हैं जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है। औपचारिक संचार प्रणाली के उद्देश्यों में है सबसे पहले कर्मचारियों और सहायकों के मध्य जो कार्य होते हैं
कर्मचारी और सहायकों के मध्य जो कार्य होते हैं उन कार्यों की प्रशंसात्मक व्याख्या करना, मतलब उन कर्मचारियों के अच्छे कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और वो अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं, कम समय में अत्यधिक अच्छा कार्य करके हमें हमारी कंपनी को लाभ पहुंचा सकते हैं। उसमें अगला पॉइंट है अपने अधीनस्थ कार्य करने वालों को सूचना देना एवं आदेश देना। तो निश्चित रूप से ये औपचारिक रूप से अगर किसी आदेश से किसी सूचना को दिया जाए तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं, उन आदेशों के पूरे पालन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसे ही हम औपचारिक संचार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। इसके बाद है आवश्यक जानकारी प्रदान करना। निश्चित रूप से आवश्यक जानकारी ही होगी, अनावश्यक जानकारी तो नहीं होगी। अगर कोई सूचना तंत्र औपचारिक रूप से की जा रही है तो ये जानकारी आवश्यक रूप से हम प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद है दिशा निर्देश का पालन करना। अब दिशा निर्देश का पालन ऐसा नहीं है कि जो निम्न कर्मचारी है वही किसी कार्य या दिशा निर्देश का पालन करेंगे। उच्च अधिकारियों के लिए भी ये बहुत आवश्यक रहता है कि वो सभी अपने नियमों के अनुसार दिशा निर्देश का पालन करें, समय का ख्याल रखें और उचित भाषा का प्रयोग करें। इसे ही हम दिशा निर्देश के रूप में ले सकते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं संगठन की प्रक्रियाओं का, नीतियों का निर्धारण करना। संगठन विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। संगठन में उत्पादन का क्षेत्र अलग रहता है, विपणन का क्षेत्र अलग रहता है और पैकिंग का क्षेत्र अलग रहता है, कैश काउंटर अलग रहता है, जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं होती है। सभी प्रक्रिया में कार्य करने वाले कार्यकर्ता अपने नियमों के अनुसार कार्य करें, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और इन सभी की विधिवत व्याख्या करना, सभी की जानकारी बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से किया जाए तो औपचारिक संदेश का मुख्य उद्देश्य पूरा हो सकता है। अब हम इस उद्देश्य के अलावा औपचारिक संदेश प्रणाली के लाभ एवं महत्व पर जाएंगे हम। तो जैसा हमने कहा है कि औपचारिक संदेश प्रणाली पूरे विधिवत तरीके से होता है, यह लिखित रूप में होता है। तो सबसे पहले इसको सबसे प्रमुख पॉइंट इसका माना जाता है कि लिखित रूप में होना, जिसके कारण इसके पालन करने की या पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे बेनिफिट लाभदायक चीज़। और ये मौखिक भी होता है, लेकिन मौखिक भी होता है तो ये भी लिखित के समान ही माना जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत ही सिस्टमेटिक और नियमों के अनुसार इसका पालन किया जाता है। ये है औपचारिक संचार। अगला पॉइंट हम देखेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के औपचारिक संचार प्रणाली में हम उसके महत्व एवं लाभ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला जो होता है लिखित एवं मौखिक सूचना तंत्र। अगर किसी भी व्यावसायिक संस्था में संचार प्रणाली बहुत अच्छे से करना है तो उसका लिखित और मौखिक रूप में होना बहुत ही आवश्यक है। इसका द्वितीय महत्व है, लाभ है उत्तरदायित्व के निर्धारण में सहायक। उत्तरदायित्व का निर्धारण मतलब किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंतर्गत किसी संस्था में अगर औपचारिक संदेश प्रणाली की जा रही है तो उसमें अगर कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व का निर्धारण समझ जाएं तो एक कार्य बहुत ही आसान और बहुत अच्छे से संपन्न हो सकता है। इसमें अगला पॉइंट है प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता। इस प्रकार की सूचना तंत्र बहुत ही प्रामाणिक, जिसमें साक्ष्य के रूप में भी रहते हैं, कानूनी तौर पर साक्ष्य के रूप में, एवं विश्वसनीय सूचना तंत्र होते हैं। मतलब पूर्णतः विश्वसनीय और सत्य। संबंधों में मधुरता। इसके पश्चात अगर सभी अधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्तागण अपने नियमों का पालन करते हुए कोई सूचना तंत्र प्रसारित कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके आपस के संबंधों में मधुरता आती है, संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। और किसी भी संस्था में अगर कर्मचारी एवं अधिकारी एवं कार्यकर्तागण, उपभोक्तागण बहुत ही लंबे समय तक अगर कार्य करते हैं,
बहुत लंबे समय तक वहाँ पे समय बिता रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं, तो आपस में तालमेल का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक दूसरे से उनका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से उस व्यवसाय की गुडविल या उस व्यवसाय की ख्याति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आपसी तालमेल का होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होनी चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है आवश्यक सूचनाएं। औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत हमें जो महत्वपूर्ण आवश्यक सूचनाएं हैं उन्हीं का प्रसारण होता है। अनावश्यक सूचनाएं जिसे हम जो कार्य के लिए अनुपयोगी है, अनावश्यक है, इस प्रकार की सूचनाओं का वहाँ पर कोई स्थान नहीं होता। जो भी सूचनाएं आवश्यक होती है, महत्वपूर्ण होती है, ऐसी सूचनाओं को ही वहाँ पर प्रसारित किया जाता है। इसके पश्चात हम आएंगे व्यवस्थित प्रक्रिया। यह एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा है कि जो सूचना पूरे नियमों का पालन करते हुए व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, तो ये पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की जिम्मेदारियां तय होती है। सभी अपने अपने अनुभव के आधार पर, जिम्मेदारी के आधार पर अपना कार्य संपन्न करते हैं, जिसे हम पूर्णतः व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। इसके पश्चात है इसमें सार्वभौमिकता एवं सर्वमान्य। इस प्रकार की सूचनाएं सार्वभौमिक होती है, सर्वमान्य होती है। ये सभी के लिए मान्य, सभी को इस सूचनाओं को मान्य होता है, इसे हम सार्वभौमिक सूचना कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि औपचारिक या फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके महत्व हैं, तो इस प्रकार की सूचनाओं में कुछ कमियां या कुछ दोष भी पाई जाती है। तो इसमें क्या कमियां हो सकती है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें है, सर्वप्रथम है कार्यभार में वृद्धि। अगर किसी कार्य को बहुत अच्छे से किया जा रहा है, पूरे नियमों से किया जा रहा है, तो निश्चित रूप में बहुत सारे लोगों में शिकायत रहती है कि कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, कार्यभार में वृद्धि हो रही है, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ कार्य को करना पड़ रहा है। तो यह भी एक पॉइंट है कि ज़्यादा काम करने से लोगों में ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, बहुत सारे कार्यभार आ गए हैं, तो ये उसके एक माइनस पॉइंट के रूप में जाना गया है। इसके पश्चात हम कर्मचारियों के बीच तानाशाही, कर्मचारियों पर तानाशाही की शिकायतें। अगर कोई कम्युनिकेशन या संचार प्रणाली बहुत अच्छे से चल रही है, तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, परंतु यह भी देखा गया है कि कुछ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर अपने व्यवहार से उन्हें तानाशाही का बोध कराते हैं या उन्हें उनके कार्यकुशलता को दबाने का प्रयास करते हैं। तो यह भी बातें सामने आती है कि बहुत बड़े संस्था में कहीं कहीं पर कि तानाशाही का जन्म होता है यहाँ पर। उसके बाद अगला पॉइंट है पक्षपात या भेदभाव की संभावना। अनेक प्रकार के लोग कार्य करते हैं, तो उसमें पक्षपात की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि सारे के सारे मानवीय व्यवहार वाले हैं। मानवीय व्यवहार मतलब उपभोक्तागण, कर्मचारीगण, अधिकारीगण और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से जुड़े हुए लोग सब एक साथ कार्य करते हैं, तो इसमें पक्षपात या भेदभाव की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके बाद अगला है संदेश में बदलाव की संभावना। कोई संदेश एक तरह से दिया जा रहा है, दूसरे तरीके से दिया जा रहा है। अगर संचालक या डायरेक्टर लेवल से कोई सूचना हमें प्राप्त होती है, तो वो सूचना हम एक सुव्यवस्थित तरीके से अधिकारियों तक पहुंचती है। अधिकारी अपने तरफ से कुछ जोड़ तोड़ करके या अपने शब्दों में सूचना कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। कर्मचारी वो सूचना विभिन्न उपभोक्ताओं तक या विज्ञापन एजेंसियों तक या बैंकिंग कंपनी के कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो सभी अपनी अपनी भाषा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की सूचना में बदलाव होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक माइनस पॉइंट है उसके लिए। तो हम आगे पढ़ना चाहेंगे इस प्रकार की सूचना में अनौपचारिक संदेश प्रणाली। औपचारिक संदेश प्रणाली के पश्चात इसका दूसरा पहलू है अनौपचारिक संदेश प्रणाली। यह एक ऐसी संदेश प्रणाली है
जो औपचारिक संदेश प्रणाली की पूरक मानी जाती है। जहाँ पर औपचारिक संदेश प्रणाली पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता, वहाँ पर अनौपचारिक संचार प्रणाली लागू होती है, जिसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी भी संगठन या संस्था में अनौपचारिक संगठन संचार प्रणाली बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से प्रसारित होता है। यह आपस में कार्य करने वाले कर्मचारी एक दूसरे को प्रसारित करते हैं और एक दूसरे के बीच में मधुर संबंध बनाने में सहायक होता है। और इस प्रकार की संचार प्रणाली से किसी कंपनी या संस्था में अनुकूल परिणाम प्रदान करने में सहायक होते हैं, जिसे हम अनौपचारिक संचार प्रणाली के रूप में या अपुष्ट संचार प्रणाली के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की संचार प्रणाली के महत्व हैं। यह बहुत तेज़ी से प्रसारित होता है, मतलब तीव्र गति से प्रसारित होता है। अगर किसी कार्य को करने के लिए हमें कुछ विशेष समय मिलता है, तो उस समय से जल्दी एक से दूसरे के द्वारा, एक दूसरे से तीसरे के द्वारा, एक व्यक्ति के माध्यम से 4 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति के माध्यम से 16 व्यक्ति को, और उस प्रकार से 50 व्यक्ति को इतनी तेज़ी से सूचना तंत्र प्रसारित होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी अगर वो सही रूप से दिया जाए तो ये बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। उसके पश्चात हमने जैसा बताया है कि अगर वहाँ के संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी एक साथ बहुत लंबे समय तक कार्य करते हैं, बहुत ही लंबे समय तक अगर कार्य करते हैं, तो उन लोगों के बीच में मधुर संबंध का होना आवश्यक है, उन लोगों के बीच में अच्छे संबंधों का होना आवश्यक है। तो सामाजिक तालमेल में वृद्धि, इससे आपस में एक सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है और इस प्रकार के तालमेल में काफ़ी सुधार और काफ़ी वृद्धि होती है। इसके बाद है परेशानी दूर करने में सहायक। अगर कर्मचारी आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तालमेल बनाकर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के मध्य अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई व्यक्तिगत परेशानी है, कोई शारीरिक परेशानी है या कोई पारिवारिक समस्या है, उस समस्या का भी उन लोग आपस में डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के सहयोग के द्वारा उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसके कारण इनके आपस में होने वाली परेशानी से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके पश्चात हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, शीघ्र प्रतिपुष्टि की प्राप्ति। शीघ्र प्रतिपुष्टि, जिसे हम फीडबैक के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा बहुत ही जल्दी लोगों के मध्य सूचना का क्या असर हो रहा है, सूचना या किसी आदेश से लोग सहमत हैं या असहमत हैं, या उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि वाह बहुत ही अच्छा संदेश है, इससे तो बहुत ही अच्छा क्रांति आ जाएगी, या फिर अरे इस प्रकार की सूचना तो बहुत गलत है, इस प्रकार का आदेश तो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रतिपुष्टि विभिन्न कर्मचारियों के मध्य तत्काल तुरंत प्राप्त हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है किसी संस्था के लिए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि समय की बचत। निश्चित रूप से अगर कोई सूचना जल्दी प्रसारित होती है तो इसके द्वारा काफ़ी जल्दी समय की बचत हो जाती है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, कम खर्चीली प्रणाली। इस प्रकार की प्रणाली खर्चीली प्रणाली नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में ये प्रणाली लागू हो जाती है। जैसे इसमें औपचारिकताओं का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसे कम खर्चीली प्रणाली और बहुत ही सरल प्रक्रिया भी कही जा सकती है। इसे हम बहुत ही सरल प्रक्रिया कह सकते हैं। इसके बाद जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इतने सारी पॉजिटिव बातें हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, महत्व हैं, तो इनके माइनस पॉइंट या इनकी कमियां या दोष क्या हो सकती है, इसको हम जानना चाहेंगे। इसमें सबसे पहला है असंगठित प्रसार। इस प्रकार की सूचना संगठित रूप से नहीं होती, ये अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है या सिस्टमेटिक नहीं होती। कभी हमें किसी जानकारी का आखिरी हिस्सा पहले पता चलता है, तो कभी मध्य का हिस्सा पता चलता है, या फिर शुरू की आधी जानकारी पता चलती है, फिर वह जानकारी बंद हो जाती है। इसे हम असंगठित प्रसार के नाम से इसीलिए जानते हैं। अगला इसमें है मुख्य जो माइनस पॉइंट है, इसमें जो अविश्वसनीयता या विश्वसनीयता का अभाव। इस प्रकार की सूचना लिखित रूप में नहीं होती, मौखिक रूप में होती है। और अगर कोई बहुत ही करीबी या अच्छे कर्मचारी अगर आपको संचार प्रणाली संचार कर रहे हैं,
तो वह तो विश्वसनीय हो सकती है, परंतु इस प्रकार के संचार में कोई गारंटी नहीं होती कि ये प्रणाली आपकी विश्वसनीय होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती। इसके बाद है इसमें गलत सूचनाओं की संभावना। अगर बहुत सारे कर्मचारी एक साथ, बहुत सारे कर्मचारी अच्छी सूचना भी दे रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, परंतु कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो गलत सूचना भी एक दूसरे को दे सकते हैं, इससे हमें गलत सूचना की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद है उत्तरदायित्व की कमी। अगर सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी अपने कार्य का पालन कर रहे हैं अगर औपचारिक संचार प्रणाली में, तो अनौपचारिक संचार प्रणाली में निश्चित रूप से उत्तरदायित्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यवसाय की क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें है अगला है अनावश्यक परिवर्तन की संभावना। अगर कोई सूचना कहीं से प्राप्त हो रही है तो कोई, जैसा हम कहते हैं कि इस बात को नमक मिर्ची लगाकर बता दिए, तो अगर किसी बात को हम बताते हैं तो अपने तरफ से कुछ शब्द जोड़कर बता रहे हैं या अपनी तरफ से कुछ नया चीज़ जोड़कर बता रहे हैं, तो इसे हम अनावश्यक परिवर्तन या अनावश्यक कुछ जोड़कर बताना कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही नुकसानदायक पहलू है। तो इसके बाद हम इसके निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जब हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की जानकारी या सूचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दोनों ही संचार प्रणाली अगर व्यवस्थित तरीके से की जाए और थोड़ी सी जिम्मेदारी से की जाए, और अगर वहाँ के कर्मचारी अधिकारी आपस में तालमेल अच्छा रखते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित रूप से दोनों ही संचार प्रणाली व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, और दोनों ही प्रकार की संचार प्रणाली का होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।